नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, यानी कि राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पंजाब से मध्य प्रदेश तक बिछी कोहरे की मोटी चादर। मौसम भी आ चुका है उसका, तो आप तो जानेंगे कि बिछेगी। अब आपके मन में आता होगा कि कोहरा क्या होता है। जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, जब तब जलवाष्प से संघनित होकर जल की सूक्ष्म बूंदें बनाती है। और कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठे ही जलवाष्प जल की नन्ही बूंदों में बदल जाते हैं, और तब हम इसे कोहरा कहते हैं। तकनीकी रूप से बूंदों के रूप में संघनित जलवाष्प के बादल को कोहरा कहा जाता है। और आप लोग बचपन में इसके मजे भी खूब लेते थे। सजग रहकर करें कार्रवाई, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री पुंछ में 4 जवानों के बलिदान होने व 3 ग्रामीणों की मौत के बाद राजौरी पहुंचे हमारे रक्षा मंत्री साहब। और कहा जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर देगी सेना, हर जवान हमारे परिवार का सदस्य है। पुंछ में आतंकी हमले के अगले दिन घटना स्थल पर मृत मिले 3 ग्रामीणों के स्वजन से भी मिले हमारे रक्षा मंत्री साहब। महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंदा का दुबई में नजरबंद हुआ है। अभी आप सभी जानते हैं कि ये गेमिंग ऐप है सट्टेबाजी का, तो उसी की बात हो रही है महादेव ऐप की। विस्फोटक के रसायन का पता लगाने में जुटी एनएसजी। याद देखिए, फॉरेंसिक टीम ने इजरायली दूतावास के पास से लिए नमूने और धमकी भरे पत्र को जांच के लिए एफएसएल भेज दिया है। अभी इजरायली दूतावास के पास जो धमाका हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ये अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर लगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने बुधवार को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। यह संगठन जेल में बंद कट्टरपंथी अलगाववादी मसरत आलम के नेतृत्व वाला है। इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र द्वारा 4 वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर प्रतिबंधित यह चौथा संगठन है। मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने को रूस तैयार हुआ है। भारत और रूस आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक परियोजनाओं पर को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं। बुधवार को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच हुई बैठक कारोबार और कनेक्टिविटी पर केंद्रित रही है। रूस ने कहा है कि वह मेक इन इंडिया पहल के तहत आधुनिक हथियार का उत्पादन करने के लिए तैयार है। ये आप देखिए, आपका हमारा भारत है, ये रूस आपको देखने को मिल जाएगा। 14 को मणिपुर से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक निकालेंगे यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले 14 राज्यों के 85 जिलों से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एक बात और आपको बता दूं, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना राहुल गांधी ने, तो कांग्रेस की अगर बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। और आप देखेंगे इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि विमलेश चंद्र बनर्जी थे। मणिपुर आपको देखना हो तो ये मणिपुर है। और इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। इसे संघ में शामिल किया गया था 1949 में। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। राज्य के रूप में दर्जा मिला था 1972 में। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। नीतीश लालू ने बिहार में बांट ली सीटें और दोनों बड़े दल 17-17 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के हिस्से में 4 या 5 सीटें आएंगी। ये आप लोगों को देखिए याद रखना चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव हैं और इनका गठबंधन बन रहा है जिसे इंडिया नाम दिया जा रहा है। तो बिहार में भी आप देखते हैं लोकसभा की सीटें हैं, तो वहां भी चुनाव होगा, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये विकसित भारत की थीम वाले बजट में पर्यावरण स्वच्छता तकनीक पर जोर देने की बात हो रही है। भारत एट द रेट 2047 पर केंद्रित है बजट। 90 साल पुराने सीवरेज सिस्टम में होगा सुधार।
ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता वाले निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। एमसीडी ने वर्ष 2022 में 2 अस्पतालों में मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करना किया था अनिवार्य। कोर्ट ने अनुशासन और जवाबदेही तय करने का कदम बता कर्मचारियों की याचिका खारिज की है। डिजिटल की बात होने लगी आजकल, सब कुछ ऑनलाइन। अंगदान के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान ने कि नौवा दीक्षा समारोह में 65 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। राष्ट्रपति ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डिग्री प्राप्त करने वालों में 37 बेटियां भी हैं। एक बात और देखिए, अंगदान की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में एक कम प्रथा है और विदेशों में आप देखेंगे एक ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, भगवान ना करे, आप फिर भी देखते हैं कि लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में हर साल। आप समझ रहे हैं? अब आप सोचिए कि उनके शरीर का कोई अंग, उनके काम का तो कुछ बचा नहीं है। अगर उसे दान कर दिया जाता है तो किसी और की जिंदगी बचाई जा सकती है, उसे जिंदगी दी जा सकती है। तो उसी की बात हो रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध लोन ऐप का प्रचार महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया को दिए सख्त निर्देश। और आजकल आप देख रहे हैं कि इससे लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन बड़ा परेशान किया जाता है आपको। तो उसी की बात हो रही। यूजीसी ने विश्वविद्यालय से कहा कि एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने छात्रों को एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय ने कहा कि सन 2023-24 में इस पाठ्यक्रम में रोके प्रवेश। ये बिहार में गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन का 4.56 किलोमीटर लंबा नया पुल। और 4.56 किलोमीटर लंबा केबल वाला यह पुल दीघा को सोनपुर से जोड़ेगा। 42 महीने में पुल निर्माण कार्य को पूरा करने का तय किया गया लक्ष्य। चलिए, अच्छी बात है। गंगोत्री से निकलता है ना गंगा, याद रखिएगा। ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत जल्द ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन पर मानक प्रक्रिया तैयार करने को सहमति बनाई है। समिति ने इस संबंध में बार और अन्य पक्षों के सुझाव आमंत्रित किए। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालक प्रक्रिया तैयार करने के लिए कहा है। न्यायाधीश की एक समिति का गठन किया गया है और समिति ने इस संबंध पर बार और अन्य पक्षों के सुझाव आमंत्रित किए। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की स्थगन पर्चियों के प्रचलन को बंद करने के बारे में शीर्ष अदालत के जारी परिपत्रों पर चिंता जताने के बाद आया है। ये आप लोगों को एक और बात बता दें, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को अगर आप पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 सेक्टर की सेवा डिलीवरी सुगम बनाएगी सरकार। जमीन, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूल की सेवा गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इन बुनियादी सेक्टरों की गुणवत्ता और डिलीवरी की निगरानी करेंगे पीएम। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य बने जस्टिस अनिरुद्ध बोस। जस्टिस अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य बने। 10 अप्रैल 2024 तक कॉलेजियम के सदस्य रहेंगे इसमें। अच्छी बात है। न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम व्यवस्था से, उसी की बात हो रही। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर खूब बातें हो रही हैं। एड़ी चोटी की जोर लगाते हैं हर कोई, आप देखिए। शहरों में निर्बाध पानी की सप्लाई के लिए मीटरिंग जरूरी है। शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों में पानी को लेकर तैयार किया मैनुअल। अगले कई दशकों तक सुनिश्चित जलापूर्ति पर ध्यान देने की बात हो रही है। ये आप सभी जानते, देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है और आप देखते हैं कि अब पूजन होने वाला, उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को।
तो उसी की बातें हो रही। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री भी जाएंगे ना, सब उसी की बातें हो रही हैं। इस अयोध्या में शंख ध्वनि से दिन आरंभ, बच्चे लोरी नहीं हनुमान चालीसा सुनकर सोते हैं। हिमालय की पीड़ा, अब वैश्विक मंचों पर होगा गहन अध्ययन इसका। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जारी देहरादून घोषणा पत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की तैयारी। घोषणा पत्र में शामिल की गई हिमालय की चिंता, आपदा प्रबंधन सम्मेलन से बना इस पर बातचीत का वातावरण। और आप देख रहे हैं कि हमारी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह पड़ रहा है और यहाँ भी हमें अपने ध्यान देना होगा, वरना उसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। अब आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका न्यूज़पेपर का संपादकीय पार्ट। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो समय के अनुरूप सराहनीय पहल। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों में विधि के शासन के तहत यह देखा जाता है कि एक ओर जहां किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं हो तो दूसरी ओर कोई अपराधी न्याय तंत्र से बचकर निकलने में सफल ना हो पाए। ऐसे राष्ट्रों के आपराधिक कानूनों का उद्देश्य यही होता है कि इसी प्रणाली या फिर तंत्र को आपराधिक न्याय तंत्र कहते हैं। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली 3 मुख्य घटकों से बनी है: पुलिस, न्यायपालिका और सुधारात्मक प्रणाली। पुलिस जांच करने, अपराधियों को पकड़ने और कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि मुकदमे निष्पक्ष रूप से चले और न्याय मिले। सुधारात्मक प्रणाली अपराधियों के पुनर्वास और उन्हें भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। आपराधिक न्याय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय मिले। यह अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने और पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध निवारक के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि अपराधियों को उनके आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करती है, क्योंकि इससे तय होता है कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया की कार्यकुशलता अपराध विधि की प्रभावशीलता और उसके क्रियान्वयन की कार्यकुशलता पर निर्भर है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान बनी अपराध विधियों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है और देखना यह है कि ये नए कानून इस तंत्र के उद्देश्य को प्राप्त कर पाने में कितने सफल होंगे। नए कानून जो आपके आए हुए हैं, नए कानून में भारतीय न्याय संहिता पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है और इसके तहत राजद्रोह अब अपराध नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को एक ऐसे आपराधिक कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिस कृत्य का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या लोक व्यवस्था को बिगाड़ना है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ा गया है और इसमें अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली, साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिन्हों के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या फिर मौत तक की सजा के साथ यह अपराध होगा। और एक उल्लेखनीय परिवर्तन के रूप में भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी में उल्लिखित दुष्कर्म, ताकझाक, पीछा करना और महिला की गरिमा का अपमान करने जैसे कृत्यों को उसी रूप में अपराध माना है। हालांकि संहिता ने विशेषकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को वैश्य के रूप में वर्गीकृत करने की सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। इसमें किसी महिला के साथ धोखे से या झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। यह समय की मांग थी। भारतीय न्याय संहिता में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में कड़े दंड का प्रावधान है। ज्यादातर मामलों में इसमें व्यवस्था है कि 18 वर्ष से कम उम्र के पीड़ितों के साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया जाएगा और बच्चों के खिलाफ
कुछ अपराधों के लिए पीड़ित की आयु सीमा 18 नहीं है। उदाहरण के लिए माता पिता से चोरी करने के इरादे से बच्चे का अपहरण या फिर अपहरण केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर लागू होगा। इसका तात्पर्य यह है कि 11 साल के बच्चे के अपहरण की सजा 1 वर्ष के अपहरण के समान ही है। किसी विदेशी महिला को दूसरे देश से अवैध तरीके से लाने के अपराध के लिए आईपीसी की 21 वर्ष की आयु बरकरार रखी गई है। हालांकि लड़कों के लिए इसमें 18 वर्ष की आयु सीमा जोड़ी गई है। गृह मामलों की स्थायी समिति ने बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने की सिफारिश की है। और आप देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो क्रमशः अपराधी प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। इन अपराधों के लिए एक अलग अपराधी प्रक्रिया प्रदान नहीं करते हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद पर विशेष कानूनों में सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से कई भिन्नताएं हैं। वे अभियुक्तों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय हटा देते हैं, जैसे जमानत की शर्तें और पुलिस में इकबालिया बयान की स्वीकार्यता। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की जाती है, जो ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित करती है। नए कानून के तहत आतंकवाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालयों में की जाएगी। समान अपराधों के लिए अलग अलग जांच और परीक्षण प्रक्रियाएं होंगी। सबसे बड़ा परिवर्तन इस रूप में है कि नए कानूनों में औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बदले लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। 3 नए कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि दंडात्मक न्याय देकर समाज में सुधार लाना भी है। दंड की कठोरता में वृद्धि समाज में एक सुदृढ़ निवारक का कार्य करती है। अपराधों को कम करने में इससे सहायता मिलती है। हाल के वर्षों में जिस प्रकार के नए अपराध उभरे हैं उनको देखते हुए विधियों में किया गया परिवर्तन सराहनीय कहा जाएगा, और विशेषकर उन अपराधों में जैसे हेट स्पीच हो गया यानी नफरती भाषण, हिंसक भीड़ द्वारा हत्या की गई। ऐसे मामलों में आवश्यक कानूनों का अभाव था और जिससे अपराधियों को बल मिल रहा था। नए कानून के प्रभावी होने के बाद यह आशा की जा सकती है कि इनसे स्थितियां बेहतर होंगी, अपराध पर रोक लगाने में आसानी होगी। ऐसी स्थिति में नए कानूनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए। भविष्य में आवश्यकता अनुसार उनमें समय रहते संशोधन भी किए जाने चाहिए। लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष, इनका नाम है CVP श्रीवास्तव साहब। इन्हें देख रहे होंगे आप लोग, इनके द्वारा लिखा गया है। गुलाम कश्मीर का सच छिपाता पाक। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को कानूनन वैध ठहराया, तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और जनमत संग्रह की बात उठाई। उन्हें कोई याद दिलाए कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो वो है पाकिस्तान, जिसकी बागडोर वह इन दिनों संभाल रहे हैं। ऐसा उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र को हत्या कर किया। इस क्षेत्र को पाकिस्तान अब गिलगित बाल्टिस्तान कहता है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली यह हिस्सा जम्मू कश्मीर रियासत की जमीन का 85% है और गुलाम जम्मू कश्मीर के पास मात्र 15% जमीन बची है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर की संज्ञा देता है। इस सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ कश्मीर की जनता से भी छिपाया गया है। यह तथ्य 1993 में सामने आया जब पाक के कब्जे वाले कश्मीर के हाईकोर्ट ने उस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की एक याचिका पर अपना निर्णय देते हुए पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया। पाकिस्तान ने अनाधिकृत कश्मीर की जमीन बिना जनमत संग्रह किए ले ली है। याचिका देने वाले दलों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, जिसने भारत विभाजन के समय पाकिस्तान के पक्ष में बात उठाई थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पाकिस्तान को यह क्षेत्र कश्मीर को वापस देना चाहिए। उसने उस कराची समझौते को अवैध बताया जिसमें तहत इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही पूरा, और आइए इस जरा कराची समझौता भी जान लें। 1949 में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान ने यह क्षेत्र अपने शासन में ले लिया। हालांकि गुलाम कश्मीर के उस समय के राष्ट्रपति सरदार इब्राहिम ने अपने जीवन के अंतिम चरणों में कई बार कहा कि उन्होंने जिंदगी में कई गलतियां की हैं, यह गलती नहीं की है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह समझौता एकमात्र कहानी है। तथ्य तो यह है कि पाकिस्तान ने यह इलाका 1947 में ही हत्या लिया था, जब गिलगिट में बगावत हुई थी। यह बगावत वहां के लोगों ने नहीं की थी, बल्कि एक अंग्रेज अफसर मेजर ब्राउन ने की थी, जो गिलगित स्काउट का अध्यक्ष था। यह सेना बल कहने के लिए तो महाराजा हरि सिंह के अधीन था, लेकिन इसकी कमान अंग्रेज
अंग्रेज अफसरों के हाथ में थी और इसका मुख्यालय पेशावर में था। मेजर ब्राउन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि बगावत सफल होने के बाद उसने यह इलाका पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंट को सौंप दिया और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी पाकिस्तान ने यह क्षेत्र वापस नहीं किया। उल्टे उसने दबाव डालकर गुलाम कश्मीर के उच्चतम न्यायालय से इस निर्णय को अस्वीकार करवा दिया। उच्चतम न्यायालय के पास कोई तर्कसंगत कारण नहीं था। उसने सिर्फ यह कहा कि हाईकोर्ट को इस विषय में निर्णय देने का कोई हक नहीं है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान उत्तरी क्षेत्र या गिलगिट बाल्टिस्तान अपने कब्जे में रखने के लिए इतना उत्सुक रहा है? दरअसल यह इलाका सामूहिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अगर भारत इस पर अधिकार बना रहता है तो हमारी पहुंच अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक होगी। इसके बिना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अस्तित्व संभव नहीं है। यह कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से ही पाकिस्तान के अंदर जाता है। सिंधु नदी भी इसी रास्ते से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। दरअसल पाकिस्तान की मूल समस्या रही है कि वह सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की बात तो करता है, लेकिन उसकी शर्तों को मानने की बात आती है तो मना कर देता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तर्कसंगत उसको अपने अवैध कब्जे वाले इस हिस्से को गुलाम कश्मीर को वापस करना है, और लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मान रहा है। गुलाम कश्मीर के संविधान को भी उसने मनचाहे तरीके से बनाया और इसके अनुच्छेद 7(4) के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या फिर उम्मीदवार के पास इस इलाके को पाकिस्तान से विलय को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आज़ादी या भारत से विलय का उसके पास विकल्प ही नहीं है और इसमें जनमत संग्रह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आज़ादी का नारा देने वाले JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स को पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेने दिया। इसे बस भारत में आतंकवाद गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। नागरिकता के मामले में आप देखिए भी गुलाम कश्मीर की सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती। यह अधिकार पाकिस्तान सरकार ने अपने पास रखा है। इसका दुरुपयोग वह गुलाम कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान में जनसंख्या की संरचना बदलने का प्रयास कर रही है। इसके चलते सिया बहुल क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान में हिंसात्मक घटनाएं होती रहती है। 2018 में गुलाम कश्मीर के संविधान में संशोधन कर पाकिस्तान ने उसके 32 विषयों पर विधायी अधिकार ले लिए। उसी साल इस्लामाबाद ने गिलगिट बाल्टिस्तान के भी सारे अधिकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने निहित कर दिए और इस प्रकार पाकिस्तान ने इन दोनों क्षेत्रों का अपने में एकीकरण भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने के पहले ही कर दिया था। तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस मुँह से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की याद दिला रहे हैं? स्तंभकार पूर्व राजदूत और फॉरगटेन कश्मीर 2 अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल के लेखक हैं। इनके द्वारा लिखा गया है। दिनकर पी श्रीवास्तव साहब के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। कर्म का सिद्धांत। प्रकृति के नियम अटल है। उन नियमों में एक है ऊर्जा का सिद्धांत। इसके ऊपर अनुसार एक बार उत्पन्न ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही कर्म का सिद्धांत भी कार्य करता है। एक बार किया गया कर्म बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि आप अपना कर्म करें, कर्म के अनुसार फल का मिलना तय है, इसकी चिंता न करें। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर भी कृष्ण को मानता हूँ। आप सोचिए कि किस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को तैयार कर दिया। यही तो है। अलगाव आतंक की बात होती रहती है हमेशा। आप देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रहती है, कुछ हमारे यहाँ संगठन है। बजट खर्च में सुस्ती। उत्तराखंड सरकार से सख्त आदेश निर्देश के बावजूद कुछ विभागों के बजट खर्च में सुस्ती अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते। विकास और निर्माण कार्यों के लिए पूंजीगत मदद में प्राप्त धनराशि को ये विभाग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इतना देखने को मिलता है। हर घर नल से जल का सपना। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपके लिए। कहते हैं कि जल है तो जीवन है। यह सच भी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया की अधिकतर अब सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों विशेष रूप से नदियों के निकट ही हुआ है। आज भी जिस जगह पर जल की उचित व्यवस्था नहीं होती है वहाँ लोगों का निवास करना मुश्किल होता है और इसके बावजूद मनुष्य जल और इसके महत्वपूर्ण स्रोतों की उपयोगिता एवं महत्व के प्रति आज तक जागरूक नहीं हुआ है। यह दुख की बात है। गौरव तल है कि भूजल के अत्यधिक दोहन एवं नदियों, नालों, सरोवरों आदि के अतिक्रमण के कारण आज देश के अधिकतर हिस्सों में मौजूद प्रकृति प्रदत्त जल स्रोतों के अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में जीवन उपयोगी जल का अभाव होने के कारण लोगों का जीवन ही दुर्भर हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने इन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार की ओर से शहरों और गांवों में जीवन उपयोगी जल की व्यवस्था नल के माध्यम से ही की
से की जाती है। 2019 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब इस मामले में उत्तर प्रदेश की हालत बुरी थी। आंकड़ों के अनुसार योजना की शुरुआत के समय उत्तर प्रदेश में महज 1.96% घरों में ही नल की व्यवस्था थी, जबकि उस समय हर घर नल योजना का राष्ट्रीय औसत 16.81% था। राज्य सरकार की पहल पर हर घर नल योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम घरों के नल में नल लगवाने एवं खराब पड़े नलों को ठीक करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश के 72.02% ग्रामीण परिवारों तक नल और उसमें जल पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हर घर नल योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर भी देश में आप देखते हैं कि देश भर में 72% घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा हो गया है। और 19 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में लगभग 90% से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। और आगरा, मथुरा और एवं फिरोजाबाद क्षेत्रों में यह अभियान अभी युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में राज्यों के युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें 7 लाख से अधिक युवाओं को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फीटर, राजमिस्त्री एवं पंप ऑपरेटर्स का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 4.25 लाख से अधिक महिलाएं पानी की जांच करने की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं इसको भी। भारतीय आर्थिकी के प्रति आईएमएफ की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारत के ऋण सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुपात के संबंध में चिंता जताई है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत का ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2028 तक 100% के स्तर को पार कर गया तो संभव है कि भारत की विकास दर पर इसका विपरीत प्रभाव परिलक्षित होने लगे। हालांकि आईएमएफ की इस चिंता को पूरी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जीडीपी अनुपात के प्रति आईएमएफ की हालिया चिंता उसके जुड़े संबंधित तत्वों के बारे में हमें जानना चाहिए। और देखिए, एक बात बता दूं, आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय कंपनियों का विश्व में बढ़ता दबदबा भी बताया जा रहा है। इंतजार एक बार फिर नए साल की खरी तंज कसा जाता है। चुनावी सफलता की गारंटी बना एमपी मॉडल। चलिए, झूमिएगा पल लोरी नहीं सुनाएगा पुलिस। चलिए, सेंसेक्स 72,000 के पार, निफ्टी भी नए शिखर पर पहुंचा। 4 दिनों में 11.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ी निवेशकों की संपत्ति और 701.63 अंक उछलकर आप देखिए 72,038.43 के स्तर पर बंद हुआ बीएसई का सूचकांक और 213.41 अंक बढ़कर 21,654.75 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है आपका निफ्टी। एसबीआई ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दर। एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। आप लोग खाता खुलवाते हैं ना स्टेट बैंक में। इस बैंकों का तो एक तो आपको मुख्यालय याद रखना चाहिए और इनकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी और महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डीमेट खातों में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा जून तक बढ़ाई गई सेबी ने। भारत जीपीटी लाने की कोशिश में रिलायंस जियो है। और आटे के बाद एफसीआई बेचेगा भारत ब्रांड चावल। पुष्प के मसाले से पास्ता बनाने बेहद ही आसान होगा। घरेलू कंपनियों में पीई और वीसी निवेश घटकर 27.9 अरब डॉलर है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की बात हो रही। इस साल राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आई तेजी, खाद्य मंत्रालय ने कहा है। कर्ज वसूली में दिवालिया कानून का प्रदर्शन हो रहा है। बैंकों पर निर्भरता घटाएगी एनबीएफसी। और वर्ष 2022-23 में एनपीए हो चुके कर्ज का 40.3% हिस्सा वसूला गया है। वर्ष 2023-22 के अंत तक शुद्ध फंसे कर्ज का स्तर घटकर 0.9% आया है। 2024 में बढ़ेगी चुनौती, ये भी कहा जा रहा है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं।
रूस ने पूरी की भारत सेना की जरूरतें। आप देखते हैं भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध करीब 60 वर्ष पुराने हैं। 1962 में चीन से युद्ध में हार के बाद जब भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश की तो पश्चिमी देशों ने बहुत मदद नहीं की। ऐसे समय में रूस आगे आया और मिग 21 लड़ाकू विमान लेकर टैंक और तोप तक की आपूर्ति की। रूस ने भारत को न सिर्फ हथियारों बेचे बल्कि लड़ाकू विमान से लेकर टैंक तक का उत्पादन लाइसेंस के तहत करने की अनुमति दी। और रक्षा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है हमारा रूस। आप देखते हैं ब्रह्मोस का संयुक्त उत्पादन की बात हो रही है। अमेरिका की परवाह किए बिना खरीदा हम लोगों ने S-400 भी। एक बात और बता दूं, रूस एक भरोसेदार मित्र है। आप देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा हुआ था उस समय रूस हमारे साथ खड़ा हुआ था। समझ रहे हैं। पाक के पूर्व विदेश मंत्री रहे कुरैशी रिहा होते ही फिर गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने लाल सागर में हाउती को 12 ड्रोन 5 मिसाइल गिराए। ये हाउती विद्रोही आप देखते हैं कि यहाँ हमला कर रहे हैं ना जहाजों पर। ये आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। लाल सागर ये भूमध्य सागर है, इजराइल यहाँ देखने को मिलेगा। हाउती विद्रोही कह रहे हैं कि इजराइल से हम बदला ले रहे हैं। शेख हसीना ने घोषणा पत्र में स्मार्ट बांग्लादेश बनाने का वादा किया, क्योंकि बांग्लादेश में भी चुनाव है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है हमारी इससे। पाकिस्तान ने फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का। मानवाधिकार से जुड़ी अमेरिकी रिसर्च फर्म 2 विश्लेषकों पर चीन का प्रतिबंध लगा दिया है। और जियांग में उइगर व अन्य अल्पसंख्यकों में से दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। ट्रंप ने चुनाव लड़ने की पात्रता मामले में मिशिगन में जीती लड़ाई। मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के अपील पर सुनवाई से किया इनकार। यह फैसला पिछले हफ्ते कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के विपरीत है। देखते हैं आगे क्या होता है। भावी बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा के मैगेलेव स्थित बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर में 4 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके पहुंचे भावी बौद्ध भिक्षु सामानेरा। ये आप देखिए खेल के क्षेत्र से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप देखा करिएगा। परिवार के लिए घर खरीदना चाहते हैं शुभम दुबे। IPL की नीलामी से राजस्थान रॉयल्स से 5 करोड़ 60 लाख रुपए का करार हुआ ना। मेरा युवा भारत पोर्टल पर 35 लाख ने कराया पंजीकरण। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 वर्ष बाद भाग लेंगी दीपा। स्टार जिम्नास्ट है ना उन्हीं की। PCB ने खारिज की मेलबर्न स्टार्स की मांग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मयंक अग्रवाल होंगे कप्तान। अनुभवी आरंभिक बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को बुधवार को आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के पहले 2 मैचों के लिए कर्नाटक टीम का कप्तान बनाया गया। कोर्ट पर वापसी को तैयार है नडाल ओसाका। राफेल पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी की बात हो रही है। WFI का कामकाज देखने के लिए तदर्थ समिति गठित की गई। भूपिंदर सिंह बाजवा को फिर बनाया गया अध्यक्ष। MM सोमाया और मंजूषा कबर होंगे अन्य 2 सदस्य इसमें। टेलीकॉम अधिनियम 2023 नीतिगत सुधारों के रोडमैप के साथ साथ साइबर सुरक्षा उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम सेवाओं के बेहतर बनाने के प्रयास। टेलीकॉम एक्ट 2023 निर्देशित प्रावधानों के साथ किसी तरह आम लोगों के लिए लाभदायक होंगे। नए नियमों से आएगा बदलाव भी, ये भी कहा जा रहा है। 1.179 अरब सब्सक्राइबर वायरलेस और वायरलाइन के साथ भारतीय टेलीकॉम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई तो चुनौती बनी हुई है। फ्रॉड पर नियंत्रण की बात हो रही है। 5G के विस्तार की बात भी हो रही है। स्पैम कॉल और मैसेज पर रोक की बात हो रही है। सैटेलाइट इंटरनेट की बात हो रही है। चलिए यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में दर्जी M जाली ने की ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया की खोज। 1849 में आज ही फ्रांस में एक दर्जी M जाली वेलिन ने संयोगवश पहली बार ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया की खोज की थी। जाली से तारपीन से भरा लैंप एक गंदे मेज पोस्ट पर गिर गया। जाली ने देखा कि जब मेज पोस्ट सूख गया तो सारी गंदगी और दाग गायब हो गए। ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में आज ही अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पार्टी का गठन भारत के सभी प्रांतों और प्रेसिडेंसियों के कुल 72 प्रतिनिधियों के साथ किया गया था। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपने हितों के लिए की थी, लेकिन यही भारत में उनके शासन के अंत का कारण भी बनी। भारत के 30 लोकप्रिय व्यवसायियों में से एक रतन टाटा का जन्म 1937 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1961 में टाटा स्टील से कैरियर की शुरुआत की। 1999 में टाटा समूह का अध्यक्ष बनकर समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रतन टाटा एक कुशल पायलट भी हैं। 2007 में वह F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा सामाजिक और परोपकारी कार्यों में संलग्न रहकर उन्होंने भारत की उन्नति में भी उत्कृष्ट योगदान दिया। 2008 में आप देखिए वह पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए। भारत रत्न देने की बात होती रहती है। 5 आदतें आयु बढ़ाने में हो सकती हैं मददगार। ये आप देखते हैं कि नया साल आने वाला है और इस अवसर पर लोग नया संकल्प लेते हैं। उसमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प भी है। इतना तो तय है कि स्वस्थ और दीर्घायु जीवन का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। ये आप देखिए भोजन में शाकाहार को दें प्राथमिकता। संतुलित वजन बनाए रखने की कोशिश करें। नियमित करें व्यायाम। धूमपान से करें परहेज। सामाजिक संपर्कों को दें प्राथमिकता। एक कोई नई बातें नहीं है, लेकिन आप करते होंगे तो अच्छी बात है। प्रदूषित पर्यावरण शहरी बच्चों के शुरुआती विकास में बाधा है। अनुसंधान कह रहा है विश्व का सबसे लंबा वाद्ययंत्र टेम्ब्रेका युद्धग्रस्त यूक्रेन के क्रियो रिविनिया में समारोह के दौरान आप देखिए पारंपरिक पोशाक में यूक्रेनी लोक संगीत। बाद दुबई में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब। ये आप देखिए दुबई नॉलेज पार्क ने दुनिया के सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाकर अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अधिकारियों ने रूबिक क्यूब की जांच के बाद इसे दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक घोषित किया है। और फाइबर ग्लास क्यूब का वजन 300 किलोग्राम से अधिक है। 700 स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों का केंद्र दुबई नॉलेज पार्क ने इंटरनेट मीडिया पर कहा है कि क्यूब का निर्माण पार्क के आजीवन सीखने के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा।